गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर और सब्जेक्ट अपना ड्राइंग। और ये लेक्चर नंबर कितना है? 70 कितने नंबर का है? 70 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व 69 नंबर के लेक्चर में अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय के बारे में। किसके बारे में? अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय के बारे में अपने चर्चा की थी और लगभग करीब 10-15 चित्रों के बारे में अपन ने अध्ययन भी कर लिया था। और बाकी के बचे हुए चित्र विषय के बारे में आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अलवर शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं कि यानी कौन कौन सी उसकी विशेषताएं रही है, इस कारण से अलवर शैली इतनी श्रेष्ठ शैली मानी जाती है। तो आइए चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को जोड़ते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय। अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय। एक बार मैं वापस से आपको इन चित्रों के जो विषय उसके बारे में बता देता हूं ताकि वो एक कंटिन्यू रिदम में बने रहेंगे, गतिपूर्ण प्रभाव में रहेंगे। तो अपने चर्चा की थी शीश महल के चित्र प्राप्त हुए। कौन सा? शीश महल के चित्र। शीश महल के भित्ति चित्र। शीश महल के भित्ति चित्र हमें कहां से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हमें अलवर शैली से। कहां से? अलवर शैली से। उसके बाद में रामलीला। कौन सा? रामलीला के जो चित्र प्राप्त हुए वो भी अलवर शैली में बने हुए हैं। उसके बाद में गोवर्धन धारण। कौन सा? गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण नामक चित्र भी अलवर शैली के चित्रों में प्रमुख माना जाता है। उसके बाद में गोचारण। गोचारण नामक का चित्र भी प्राप्त हुआ है। गोचारण के बाद में और अगले चित्रों में हिंडोला। हिंडोला से संबंधित चित्र भी हमें अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दुग्ध दोहन यानी कि गाय का दूध निकालने का दृश्य भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। राम का धनुष भंग भी अलवर शैली का चित्र है। राम का धनुष भंग नाम का चित्र भी कहां का है? यह है अलवर शैली का। इसके बाद में राज तिलक। कौन सा? राज तिलक। राज तिलक भी हमें अलवर शैली के प्रमुख चित्रों में प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। कौन सा? अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। अंगड़ाई लेती हुई महिला या स्त्री की एक ही बात है। अंगड़ाई लेती हुई महिला या स्त्री। इसके बाद में कांटा निकालती हुई। कांटा निकालती हुई महिला या स्त्री का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में श्रृंगार करती हुई नायिकाएं भी हमें
अलवर शैली से प्राप्त हुई है। कौन सी? श्रृंगार करती हुई नायिकाएं, श्रृंगार करती हुई नायिकाएं भी हमें अलवर शैली में प्राप्त हुई है। उसके बाद में दासियों का चित्रण भी अलवर शैली के चित्रों में माना जाता है। दासियों का चित्रण भी हमें अलवर शैली के चित्रों में पाया गया है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको तबला, सितार, सारंगी बजाती हुई गणिकाओं को भी बनाया गया है। तो लिखते हैं तबला, सितार, सारंगी आदि को बजाती हुई गणिकाओं का चित्र ये भी हमें अलवर शैली से प्राप्त होता है। इसके अलावा और कौन सा? द्वारपालिकाओं का चित्रण भी हुआ है। किसका हुआ है? द्वारपालिकाओं का चित्रण। द्वारपालिकाओं का चित्रण भी अलवर शैली में हुआ है। इसके बाद में दरबार चित्रण भी हुआ है। कौन सा? दरबार चित्रण भी अलवर शैली के चित्रों में माना जाता है। उसके बाद में पोथी चित्रण। कौन सा? पोथी चित्रण। इसके अलावा लिपटवा चित्रण भी हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कपड़े के ऊपर चित्र बनाकर उसे डंडे के सहारे या पाइप के सहारे लपेट के रख देते थे, तो वो होते थे लिपटवा चित्रण। इसके बाद में चंडी पाठ पर भी चित्रण हुआ है। किस पर? चंडी पाठ पर चित्रण भी बूंदी शैली में हुआ है। उसके बाद में नफीरी वादन, ये अलवर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। तो इसको मैं यहां लिखता हूं नफीरी वादन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक औरत इस तरीके से क्या बजा रही है? एक पुपाड़ी बजा रही है, सारंगी जैसा, एक बांसुरी जैसा कोई यंत्र है। जैसे शादी ब्याहों में, लड़की की शादी में जब बारात आती है उससे पहले दरवाजे पर एक नगाड़ा बजाने वाले को और एक वो पुपाड़ी सी बजाता है ना, उसको बिठा देते हैं और वो पतली सी आवाज में बजाता है, तो वो होती है नफीरी। तो नफीरी वादन नामक चित्र भी अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके बाद में हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण हुआ है। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण भी हुआ है अलवर शैली में। इसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रांकन भी हुआ है। पशु पक्षियों का चित्रांकन, पशु पक्षियों का चित्रांकन भी हुआ है। पशु पक्षियों का चित्रांकन भी हुआ है। इसके बाद रामायण, महाभारत, कौन कौन से? रा फॉर रामायण, मैं फॉर महाभारत,
रामायण और महाभारत के विषयों के चित्रण भी अलवर शैली में हुआ है। इसके अलावा गीत गोविंद का चित्रण भी हुआ है। किसका? गीत गोविंद का चित्रण, गीत गोविंद का चित्रण, गीत गोविंद का चित्रण भी अलवर शैली में चित्रित हुआ है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का चित्र भी हुआ है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का चित्र भी हमें अलवर शैली के प्रमुख चित्रों में माना जाता है। इसके अलावा गुलिस्ता और कुरान आदि चित्रित ग्रंथ पाए गए हैं। कौन सा? गुलिस्ता, गुलिस्ता, गुलिस्ता तथा कुरान चित्रित ग्रंथ, ये दो ग्रंथ है, गुलिस्ता और कुरान। ये दोनों ग्रंथ चित्रित मिले हैं किसमें? अलवर शैली में। इसके अलावा राग रागनियों के सेट भी चित्रित हुए हैं। किसके? राग रागनियों के सेट, राग रागनियों के सेट भी अलवर शैली में चित्रित हुए हैं। इसके अलावा 12 मासा पर भी चित्र प्राप्त होते हैं। किस पर? 12 मासा। किस पर? 12 मासा। ये 12 मासा क्या होता है? यानी कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों में जो समय के अनुसार और ऋतु के अनुसार जो चित्र प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं 12 मासा, यानी वर्ष के 12 महीने के ऊपर बनाए गए चित्रों को क्या कहेंगे? 12 मासा। क्या कहेंगे? 12 मासा। दिख रहा है आपको क्लियर या नहीं दिख रहा? बताओ जल्दी से। मैं थोड़ा सा इस कैमरे की सेटिंग करना चाह रहा था ताकि थोड़ा आपको और अच्छा दिखे। दिख रहा है? सही बताना। चलो वापिस से एक बार चर्चा करते हैं अपन अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय के बारे में। अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, यहीं से। इनके प्रमुख चित्र विषयों में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? तो रागनियों के सेट प्राप्त होते हैं। राग रागनियों के सेट प्राप्त हुए हैं, यानी कि राजा महाराजाओं के दरबार में जो राग गाई जाती थी तो वो उन रागों को गाने के लिए कलाकार की तो जरूरत पड़ेगी ना, संगीतकारों की। तो महिला जो संगीतकार थी वो उन रागों को गाती थी। तो उनमें राग भी यानी पुरुष भी गायक कलाकार होते थे और महिला गायक कलाकार भी होती थी। तो उनके द्वारा जो रागे गाई जाती थी उससे संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनको कहते हैं राग रागनियों के सेट। तो अलवर शैली में राग रागनियों के सेट भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अलवर जिले में राजगढ़ एक तहसील है और वहाँ पर भी एक शीश महल है। जो राजगढ़ का जो किला है उसके अंदर शीश महल है। उस शीश महल पर भी भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। शीश महल के भित्ति चित्र भी हमें अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गोचारण यानी कि गाय चराने वाले और गाय चराने वाला
स्थान यानी कि किस स्थान पर गाय चराई जाए उसको चरागाह बोलते हैं। और जो गाय चराने वाले होते हैं गोचालक, तो उन्हें गोचारण भी कहा गया है। तो गोचारण भी अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र माना गया है। उसके बाद में अलवर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रों में नफीरी वादन है। कौन सा है? नफीरी वादन। इसमें एक स्त्री एक नफीरी वाद्य यंत्र को अपने मुंह से बजा रही है, क्योंकि वो वाद्य यंत्र का नाम है नफीरी, और नफीरी वाद्य यंत्र तो मुंह के द्वारा फूंक मारकर बजाया जाता है। तो ये चित्र आप याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में कि नफीरी वादन नामक चित्र किस शैली का है, तो आप तुरंत कहेंगे उत्तर जी नफीरी वादन नामक प्रसिद्ध चित्र अलवर शैली का है। इसके बाद में अंगड़ाई लेती हुई स्त्री या महिला, कौन सी? अंगड़ाई लेती हुई। अंगड़ाई लेते हैं ना, कभी नींदों में उठते हैं अपन, या सुबह जल्दी उठते ही अपन को अचानक कोई कह दे कि जल्दी से खड़े हो जाओ और वो काम करो ये काम करो, अपन क्या करेंगे? धीरे से उठेंगे और ऐसे एक आंख बंद करेंगे, फिर ऐसे अंगड़ाई लेंगे, उंगलियां चटकाएंगे, फिर कहेंगे कितने बज गए। वो नाटक करते हैं अपन सब। तो वह अंगड़ाई लेते हुए या अंगड़ाई लेती हुई महिला का चित्र भी अलवर शैली में प्राप्त हुआ है। इसके बाद में कांटा निकालती हुई महिला, यानी कि कोई स्त्री कांटा निकाल रही है पैर से, किसके माध्यम से? नचकुटी या पिन के माध्यम से या सुई के माध्यम से। और वैसे भी कोई कांटा चुभ जाता है तो स्त्रियां अपने हाथों से जब कांटा निकालती है तो दर्द नहीं होता। यदि उस कांटे को कोई पुरुष निकालेगा तो हकीकत बता रहा हूँ दर्द होएगा, देख लेना चाहिए कभी भी। तो कांटा निकालती हुई स्त्री या महिला का चित्र भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में श्रृंगार करती हुई नायिकाएं, श्रृंगार यानी कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के बालों को क्या कर रही है? सजा रही है, उनको डेकोरेट कर रही है, उनकी चोटी बना रही है, उन बालों को गूंथे जा रहे हैं। तो चित्र का नाम हो गया श्रृंगार करती हुई नायिकाएं। उसके अलावा तबला, सितार और सारंगी, तबला, सितार और सारंगी आदि वाद्य यंत्रों को बजाती हुई गणिकाएं, आदि वाद्य यंत्रों को बजाती हुई गणिकाओं का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। ये गणिकाएं क्या होती हैं सर बताओ? देखो, ये गणिकाएं होती हैं, देवता होते हैं, उन देवताओं की जो धर्म पत्नी होती हैं उनको कहते हैं गणिकाएं। क्या कहते हैं? गणिकाएं। तो वो गणिकाएं एक सभा मंडप में आराम से बैठकर तबला भी बजा रही है, सितार भी बजा रही है और सारंगी भी बजा रही है। तबला, सितार, सारंगी आदि वाद्य यंत्रों को वो बजा रही है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना आपको, तबले का चित्र बनाकर और तबले की तालों के बारे में बताया था। 3 ताल, झपताल, एक ताल, दादरा, कैरवा, लग्गी, परन, टुकड़ा, चक्रदार परन, रेला, चक्रदार रेला आदि सब क्या होते हैं? ये तबले की ताल होती है। और उसके बाद मैंने 3 ताल के बारे में बताया था कि इसमें 16 मात्रा होती है, चाहे वो तबला वादक हो, चाहे सितार वादक, गिटार वादक, ढोलक वादक, नर्त वादक, गायक कलाकार, कुछ भी हो, इन सब की जो मात्राएं चलती है वो 16 मात्राएं चलती हैं। ये 16 मात्रा का एक राउंड पूरा करके वापस से जब एक स्थान पर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। जैसे धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता दिन दिन दा, ये 16 मात्रा हो गई। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता धिन धिन धा। तो 16 मात्रा पूरी करने के बाद में वापिस से जब आके मिलते हैं तो धा। जैसे
धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता दिन दिन दा धा। इस प्रकार से जब एक स्थान पर आकर ये मिलते हैं तो उसको बोलते हैं सम। तो इस प्रकार से तबले की ताल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो तबला, सितार, सारंगी आदि को बजाती हुई गणिकाओं का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में द्वारपालिकाओं का चित्रण भी हुआ है, यानी कि राजा महाराजाओं के द्वार यानी दरवाजे पर कुछ पालक और पालिकाएं यानी कि जो द्वार पर खड़ी रहती हैं वो महिलाएं, उनको भी चित्रित किया गया है। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा दो ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं, दो ग्रंथ चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तो है गुलिस्ता ग्रंथ है और दूसरा है कुरान। कौन सा? गुलिस्ता और कुरान नामक दो चित्रित ग्रंथ भी हमें अलवर शैली से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा और है रामलीला। कौन सा? रामलीला का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। रामलीला के चित्र में राम दरबार लगा हुआ है और उसमें रामलीला से संबंधित विशेष चित्र हमें अलवर शैली से प्राप्त होते हैं। और ये ज्यादातर किसमें प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हिंडोला, कौन सा? हिंडोला नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है। यानी कि ये कोई महिला होती है, वो कोई पेड़ में रस्सी डाल के उसे हिंदा बना लेती ना अपन, जैसे तीज पे हिंदा खाते हैं, हिंदा कोई ऐसी वो फाटकड़ी लगा के रस्सी डाल के फिर उसमें बैठ के हिंदा खाते हैं, समझ गए? तो वो है हिंडोला। उसके बाद में पोथी चित्रण भी हुआ है। पोथी चित्रण यानी कि छोटी छोटी जो थोड़े थोड़े पन्नों की जो पुस्तकें बना लेते हैं बाइंडिंग करके और उन पे जो चित्रकारी करते हैं ना, वो होता है पोथी चित्रण। उसके अलावा लिपटवा चित्रण भी हुआ है कि कपड़े के ऊपर चित्र बनाकर उसे पाइप या लकड़ी के अंदर लपेट कर रखते हैं। उसके अलावा 12 मासा का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। चंडी पाठ पर चित्रण भी हुआ है। कौन से पाठ पर? चंडी पाठ पर भी चित्रण हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो हाथी दांत के बने हुए कुछ फलक है, यानी कि कुछ पात्र हैं हाथी दांत के बने हुए, उनके ऊपर भी बारीक बारीक सुई से डिजाइन की गई है। ये सब किसमें मिले? अलवर शैली में। उसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रांकन भी हमें अलवर शैली से प्राप्त होता है। गीत गोविंद का चित्रण, अब देखो ये गीत गोविंद का चित्रण, रामायण का चित्रण, महाभारत का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, 12 मासा का चित्रण और रामलीला का चित्रण, ये तो लगभग आप ये मान लो राजस्थान की जितनी भी चित्र शैलियां हैं लगभग करीब सभी में प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा गीत गोविंद का चित्रण भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ। अब लेते हैं ये वाली लाइन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ले लिया? वेरी गुड। इंटेलिजेंट बॉय हो तो सेकंड ईयर जैसे हो बस। तो गोवर्धन धारण नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में दुग्ध दोहन नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? दुग्ध दोहन यानी गाय का दूध निकालती हुई स्त्री का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा राम धनुष का भंग, राम का धनुष भंग यानी कि भगवान राम का जो धनुष तोड़ने वक्त का जो दृश्य है उसको भी चित्रित किया गया है। राम का धनुष भंग नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है।
क्योंकि अलवर ज़िले में मेरे मामा जी हैं, इस कारण से मेरे मामा जी के वहाँ रामलीला बहुत अधिक होती है। तो उन्होंने भी एक बार मेरे को बोला था कि ये जो मंदिर है यहाँ पर ये रामायण से संबंधित कुछ चित्र बनाओ, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो इस प्रकार से जो वहाँ के मंदिर भित्ति चित्र, महल ये सब बने हुए हैं, उनमें इस प्रकार के ऐसे चित्र मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, कोई प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ जाकर देखना, वहाँ पर उस मंदिर से संबंधित जो चित्र, उनकी श्रृंखलाएं, उनके सेट आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राज तिलक नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है। राज तिलक दासियों का चित्रण भी अलवर शैली के चित्रों में माना गया है, दासियों का चित्रण। उसके अलावा दरबारियों का चित्रण भी हुआ है, दरबार चित्रण। और कौन सा चित्रण हुआ है, इधर को देखेंगे तो अपन बात करेंगे रामायण की। रामायण के संबंधित यानी रामायण के जितने भी खंड है, बाल कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड और भी 5, 6, 7 कांड है, तो इन कांडों से संबंधित यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए। और महाभारत के चित्र भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अलवर शैली के चित्रों से प्राप्त होते हैं। तो ये अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय हो गए। अब आपको आराम से ये चित्र याद हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम की दृष्टि से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो बताओ कि नफीरी वादन नामक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, जल्दी बोलो। नफीरी, अरे अभी तो देख के बोल दो, अभी एग्जाम थोड़ी हो रहा है। तो अभी तो साफ साफ लिखा हुआ है अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय है, तो आपको अलवर शैली बोलना है और क्या बोलना है दोबारा। नफीरी वादन नामक चित्र किस शैली से प्राप्त हुआ है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, साफ साफ आगे लिखा हुआ है। चलो मैं पूछता हूं, अंगड़ाई लेती हुई स्त्री या महिला का चित्र कौन सी शैली से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन 2 बूंदी शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली और ऑप्शन डी अलवर शैली। वेरी गुड, जिसने भी डी बताया अलवर शैली, उनका एकदम सही है, 101%। उसके बाद बताओ, कांटा निकालती हुई स्त्री कौन सी शैली में चित्रित है? ऑप्शन सुन लो, बीकानेर शैली ए ऑप्शन, उसके अलावा बी ऑप्शन है कोटा शैली, सी ऑप्शन है जयपुर शैली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, इसमें उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये जितनी भी शैली बोली गई है, इन शैलियों में ये चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। ये चित्र प्राप्त हुआ है हमें अलवर शैली से, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं। इस कारण से डी ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, हाथी दांत के फलकों पर बने सूक्ष्म चित्र कौन सी शैली के हैं? दोबारा सुनो, हाथी दांत के फलकों पर बने सूक्ष्म चित्रांकन कौन सी शैली से प्राप्त हुआ है? सही जवाब अलवर शैली से। कौन सी शैली से? अलवर शैली से, क्योंकि आपके सामने ये लिखा हुआ हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण कहां से प्राप्त हुआ है? अलवर शैली से।
अब एक लेक्चर और बनेगा आपके अलवर शैली से संबंधित, और वो बनेगा अलवर शैली के चित्रों की विशेषताओं के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।